इंडिया और रशिया का रिश्ता, जो दशकों के भरोसे की नींव पर टिका है, एक ऐसा बंधन है जिसने समय की कसौटी पर अपनी मजबूती साबित की है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट नहीं, बल्कि साझा इतिहास और आपसी सम्मान का प्रतीक है। ये रिश्ता कोल्ड वॉर के दौरान बना था, जब सोवियत यूनियन इंडिया का पक्का दोस्त था। उस दौर में जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी, भारत और सोवियत संघ ने एक दूसरे का साथ दिया। यूएन में सोवियत सपोर्ट भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मिलिट्री कूपरेशन ने रशिया को इंडिया का प्राइमरी डिफेंस पार्टनर बनाया, जिससे भारत की सुरक्षा को मजबूती मिली और दोनों देशों के बीच विश्वास का रिश्ता कायम हुआ, जिससे इंडिया की आर्म्ड फोर्सेज और स्ट्रैटेजिक सोच बनी। रूसी हथियारों और तकनीक ने भारतीय सेना को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने और मल्टीपोलर वर्ल्ड के आने से दुनिया में कई बदलाव आए। इक्वेशन बदल गई है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नए समीकरण बनने लगे। यूएस के साथ इंडिया के बढ़ते रिश्ते अब एक नई कहानी लिख रहे हैं और क्वाड में पार्टिसिपेशन भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। साथ ही रशिया की नई ग्लोबल एम्बिशन ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रूस अब एक अलग भूमिका निभा रहा है, जिसके अपने हित और उद्देश्य हैं। जो पार्टनरशिप कभी शेयर की गई आइडियोलॉजी से बनी थी, अब उसे प्रैक्टिकल अप्रोच और लगातार एडजस्टमेंट की जरूरत है। अब दोनों देशों को अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। पुरानी बातें अब नहीं रहीं, नए सवाल सामने आए हैं। दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही बदल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। यह रिश्ता अब एक्सक्लूसिव नहीं रहा, लेकिन यह अभी भी इम्पोर्टेंट है। भारत के लिए रूस के साथ संबंध अभी भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों देशों को बदलना होगा। हिस्ट्री और आज के इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना होगा। उन्हें एक दूसरे की जरूरतों और सीमाओं को समझना होगा। चैलेंज, इस हिस्टोरिक दोस्ती को तेजी से बदलती दुनिया में रेलेवेंट बनाए रखना, यह एक चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। सालों तक इंडिया रशिया ट्रेड का मतलब डिफेंस था, एक मजबूत रिश्ता जो हथियारों की खरीद फरोख्त पर टिका था। फाइटर जेट्स जो भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी थे, टैंक और सबमरीन जो भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाते थे। लेकिन यूक्रेन वॉर और रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शंस ने दुनिया के आर्थिक समीकरणों को हिलाकर रख दिया। इस पैटर्न को बदल दिया है। एक नए युग की शुरुआत करते हुए रशिया नए मार्केट ढूंढते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को विविधता देने की कोशिश कर रहा था। इंडिया को डिस्काउंटेड कच्चा तेल ऑफर किया, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। इंडिया ने इस मौके को भुनाया, एक रणनीतिक फैसला जो आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हुआ, और 2023 तक रशिया उसका टॉप ऑनियल सप्लायर बन गया, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, जो 40% से ज्यादा इंपोर्ट्स का हिस्सा था। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो इस बदलाव की गंभीरता को दर्शाता है। बायलैटरल ट्रेड $65 बिलियन से ऊपर चला गया, एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए, जो लगभग पूरी तरह एनर्जी से चला। दिखाता है कि ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है इस रिश्ते में। डिफेंस डील्स अब तेल के बाद दूसरे नंबर पर हैं। प्राथमिकताएं बदल रही हैं, जो एक हिस्टोरिक बदलाव है जो आने वाले सालों में भी महसूस किया जाएगा। यह बदलाव इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाता है, दोनों देशों के लिए समृद्धि के नए रास्ते खोलता है, लेकिन साथ ही डिप्लोमेटिक चुनौतियां भी, क्योंकि दुनिया की नजरें इस साझेदारी पर टिकी हैं। क्योंकि इंडिया वेस्टर्न सैंक्शंस और नए पेमेंट सिस्टम को मैनेज कर रहा है, एक मुश्किल काम जिसे सावधानी से करना होगा। नया फाउंडेशन मजबूत है, लेकिन इसे बनाए रखना एक चुनौती है। लेकिन इसे दूसरे पार्टनर्स के साथ फ्रिक्शन से बचने के लिए ध्यान से मैनेज करना होगा, एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट की तरह। कभी जो सोचा भी नहीं जा सकता था, रशिया और पाकिस्तान अब करीब आ रहे हैं। बदलते इंटरेस्ट के कारण रशिया साउथ एशिया में अपना प्रभाव चाहता है, जबकि पाकिस्तान यूएस और चाइना के अलावा और भी ऑप्शन ढूंढ रहा है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जैसे एनर्जी प्रोजेक्ट्स और डिप्लोमेटिक बातचीत एक नए युग का संकेत देते हैं। रशिया के एनवॉय ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई सीरियस परेशानी नहीं है, जो इस बढ़ते ट्रेंड को दिखाता है। इंडिया के लिए यह एक स्ट्रैटेजिक चिंता है। रशिया का नई दिल्ली के साथ एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट अब तय नहीं है। इंडिया को इस बदलते पार्टनरशिप पर करीब से नजर रखनी होगी। अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को फिर से सेट करना होगा। रीजनल चेस बोर्ड फिर से सेट हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे गरीब प्रोविंस अभी भी विद्रोह और अशांति का गढ़ बना हुआ है। ऑटोनॉमी और रिसोर्स कंट्रोल को लेकर दशकों पुरानी शिकायतें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे ग्रुप्स द्वारा हिंसा को बढ़ावा देती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स पर हमले आम हैं। स्टेट की सैक्टी
मिलिट्री ऑपरेशंस और कथित मानवाधिकार उल्लंघन स्थानीय नाराजगी को और बढ़ाती है। हाल ही के कोऑर्डिनेटेड हमलों से पता चलता है कि सालों की कार्रवाई के बावजूद विद्रोही एक्टिव हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को खत्म करता है और विदेशी इन्वेस्टमेंट खासकर चाइना के लिए मुश्किल बनाता है। बलूचिस्तान की अस्थिरता एक रीजनल इश्यू है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडिंग को शेप देती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स सिविलियन लीडर्स और एक ताकतवर मिलिट्री के बीच एक नाजुक बैलेंस से डिफाइन होती है। आर्मी का प्रभाव, चाहे वह साफ हो या पर्दे के पीछे, नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को शेप देता है। प्रेसिडेंट का रोल ज्यादातर सेरेमोनियल होता है, लेकिन मिलिट्री और रूलिंग पार्टी के साथ पर्सनल संबंध संकट के समय में मायने रख सकते हैं। मौजूदा सरकार इकोनॉमिक परेशानियों और पॉलिटिकल ध्रुवीकरण का सामना कर रही है, जबकि मिलिट्री की स्ट्रैटेजिक दिशा डोमिनेंट बनी हुई है। खासकर सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर्स पर महत्वपूर्ण फैसले एक कोऑर्डिनेटेड अक्सर मिलिट्री नेतृत्व वाले अप्रोच को दर्शाते हैं। पब्लिक यूनिटी बंद दरवाजों के पीछे चल रही पावर नेगोशिएशंस को छुपाती है। पाकिस्तान में असली अथॉरिटी अक्सर उसके सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूशंस के पास होती है, न कि चुने हुए अधिकारियों के पास। रशिया के साथ इंडिया की पार्टनरशिप अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हिस्टोरिकल टाइज सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। दोनों देशों के बीच एक गहरा ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है जो समय के साथ और भी मजबूत हुआ है, जो दशकों के डिफेंस और डिप्लोमेटिक कूनप्रेशन की नींव पर टिकी है। ये कूनप्रेशन सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी शामिल है। लेकिन आज इंडिया के इंटरेस्ट ज्यादा डाइवर्स हैं, और दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों के साथ इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को लगातार एडजस्ट करना पेडीडीएच रहा है। यूएस, क्वाड और वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ गहरे रिश्ते, ये रिश्ते इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी हैं। इस बीच रशिया की चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है, नई मुश्किलें खड़ी करती हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए इंडिया को एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना होगा। इंडिया को रशिया के साथ अपनी हिस्टोरिक दोस्ती को बनाए रखना है, क्योंकि ये दोस्ती कई सालों से मुश्किल समय में इंडिया के साथ खड़ी रही है। अपने बढ़ते ग्लोबल पार्टनरशिप्स के साथ बैलेंस करना होगा। ये एक डिप्लोमेटिक चैलेंज है जिसके लिए बहुत ही सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। रशिया के साथ तेल ट्रेड में उछाल इकोनॉमिकली फायदेमंद है, क्योंकि ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, लेकिन डिप्लोमेटिकली सेंसिटिव है। इंटरनेशनल प्रेशर को मैनेज करते हुए इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इंडिया को एक तेज प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी चाहिए जो बदलते हुए जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को समझ सके, जो अपने हितों को आगे बढ़ाए बिना किसी का पक्ष न ले। इंडिया की ये पॉलिसी उसे एक इंडिपेंडेंट वॉइस बनाए रखने में मदद करती है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी लक्ष्य है, ताकि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद डिसाइड कर सके। फ्लेक्सिबल गठबंधन बनाना, मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है, और सभी चैनल खुले रखना। बातचीत और डिप्लोमेसी हमेशा सबसे पहले आनी चाहिए। भविष्य इंडिया की इन कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट्स को मैनेज करने की क्षमता पर निर्भर करता है, और ये देखना होगा कि इंडिया कैसे इन चुनौतियों का सामना करता है, जबकि रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना भी जरूरी है। इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल और प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा।